सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज के करंट अफेयर्स के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग 11th to 15th ऑफ अप्रैल 2022 के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए हैं, क्या इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हुए हैं, उसे देखेंगे। देखिए, आज के लेक्चर में लगभग 40 टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। कहने के लिए हैं भले ही 40 टॉपिक्स, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 120 to 160 टॉपिक्स इसमें यहाँ पे कवर होंगे। यानी कि हर एक टॉपिक के अंतर्गत 3 to 4 सब टॉपिक्स इसमें रहेंगे। यूपीएससी जो इस साल की एग्जामिनेशन लेने वाला है 28 ऑफ मई 2023 को, वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप एटलीस्ट 1 ईयर का पूरा करंट अफेयर्स पढ़कर आए, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2022 टिल अप्रैल 2023। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड तक बने रहिएगा ताकि 40 टॉपिक्स नहीं, 120 to 160 टॉपिक्स आपके कवर हो सके। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है गुरु नाभादास। गुरु नाभादास देखिए 16th सेंचुरी के सेंट थे, तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन हुई आपकी। देन तेलंगाना में इनका जन्म हुआ, तो ये याद रखिएगा। भले ही पंजाब गवर्नमेंट ने इनकी एनिवर्सरी को मनाने का अब फैसला लिया है, पंजाब में ये ज़्यादा फेमस है, लेकिन इनका बर्थ कहाँ हुआ है? तेलंगाना में। हो सकता है यूपीएससी कंफ्यूज करके बोल दे कि बर्थ प्लेस पंजाब में ही है, तो आपको पता रहना चाहिए नहीं, तेलंगाना में इनका जन्म हुआ था। और ये दुमना कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जो एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अंतर्गत आती है। जो भी इस सेक्ट को मानते हैं, इस पंथ को मानते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उन लोगों को बोला जाता है नाभादासियास। नाभादासी वैसे वर्ग हैं, वे लोग हैं जो गुरु नाभादास की शिक्षा को मानते हैं। गुरु नाभादास की किताब को क्या कहा जाता है? भक्तमाल। ठीक है, भक्तमाल इन्होंने किताब लिखी थी 16वीं सदी के अंतर्गत। कुल्लू, जो कि हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, वहां पर जो दशहरा मनाया जाता है, उसमें भी ये कहा जाता है कि गुरु नाभादास के द्वारा उसकी शुरुआत की गई थी, कुल्लू दशहरा की। और जैसे मैंने पहले बता दिया, पंजाब सरकार ने क्या फैसला लिया है कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी को अब मनाया जाएगा। देन द नेक्स्ट इज योर पीएम दक्ष योजना। फर्स्ट इंफॉर्मेशन पीएम दक्ष योजना के अंतर्गत यह है कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सेकेंड, क्या चीज है पीएम दक्ष योजना? ये स्किलिंग एंड रीस्किलिंग से रिलेटेड एक स्कीम है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। थर्ड, कि आखिर इसमें कौन से वर्ग या कौन सी कम्युनिटी एलिजिबल होगी? तो दैट इज योर एससी, एसटी, या फिर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस होते हैं, इसी तरीके से ट्रांसजेंडर्स। इन कम्युनिटीज को स्किल और रीस्किल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पीएम दक्ष योजना लेकर आई गई है। तो द नेक्स्ट इज योर यूएन पीस कीपिंग मिशन। आपको इसमें कई सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी यूएन पीस कीपिंग मिशन में। सबसे पहला ये कि ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जितने भी सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र के, यूनाइटेड नेशंस के, वो सब के सब लीगली बाइंडिंग है, उन पर ये चीज़ बाध्यता है या लीगली बाइंडिंग है कि उन्हें यूएन पीस कीपिंग के लिए फंड्स देने पड़ेंगे। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट है कि जो डिसीजंस होते हैं यूएन पीस कीपिंग को लेकर, वो कौन लेता है? दैट इज योर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो फंड्स देने के लिए सभी सदस्य, यानी कि 190 प्लस कंट्रीज, जो भी मेंबर कंट्रीज है यूनाइटेड नेशंस की, वो सब की सब लीगली ऑब्लिगेटेड है फंड्स को देने के लिए। लेकिन डिसीजंस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य देश ही लेते हैं, तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए। थर्ड, इन्हें क्या कहा जाता है? ब्लू बैरेट्स। ब्लू बैरेट्स के रूप में भी ये जाने जाते हैं। फोर्थ, 3 बेसिक प्रिंसिपल्स पर यूएन पीस कीपिंग मिशन गाइड होता है। फर्स्ट इज योर कंसेंट ऑफ द पार्टीज, सेकेंड इज योर इम्पार्शियलिटी, एंड द थर्ड वन इज नॉन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन द सेल्फ डिफेंस। तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए कि आखिरकार कौन से प्रिंसिपल्स है जिन पर यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्स है वो काम करती है। एंड जो टॉप 5 कंट्रीब्यूटिंग स्टेट्स या कंट्रीब्यूटिंग नेशंस है, उनके यहाँ पर जिक्र किया गया इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंतर्गत। तो आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग नेशन है। सेकेंड इज योर चाइना, जापान। हो सकता है यूपीएससी आपको ये बोल दे कि इंडिया इज ऑल्सो वन अमंग द टॉप 5 नेशंस टू कंट्रीब्यूट, और जो जितना फंड है उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी इंडिया की है। ऐसे आपको हो सकता है कंफ्यूज कर दो। आपको पता रहना चाहिए कि नहीं, टॉप 5 नेशंस में इंडिया का कहीं भी स्थान नहीं है। द नेक्स्ट इज योर कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन क्या चीज़ है? देखिए, ये कोल के यूसेज के लिए एक बहुत ही एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव टेक्निक है, जिसमें क्या किया जाता है? वाटर एंड ऑक्सीजन के थ्रू कोल का यूसेज किया जाता है ताकि कोल को गैस में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये आपको चीज़ पता रहनी चाहिए। सेकेंड, कोल गैसिफिकेशन में कोल को सिन गैस के अंतर्गत कन्वर्ट किया जाता है। तो जो ये सिन गैस है उसका कंपोजिशन क्या है?
कंपोजिशन के अंतर्गत कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर, ये पांचों कंपोनेंट्स सिन गैस को लेकर बनाते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? कोल गैसिफिकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैस बिकम्स वेरी मच चीपर, अफोर्डेबल हो जाती है एज कंपेयर टू ट्रांसपोर्टिंग अ गिवन कोल। सेकेंड, पोल्यूशन प्रॉब्लम्स को कम करता है, यानी जो क्लाइमेट चेंज वर्तमान समय में चल रहा है उसे कम करने में कोल गैसिफिकेशन हमारी भूमिका बेहतर रूप में निभा सकता है। एंड द थर्ड वन इज एफिशिएंसी बहुत हाई हो सकती है, बहुत हाई होती है एज कंपेयर टू कोल बर्निंग। लेकिन कुछ कंसर्न्स भी है। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट कंसर्न इज कि वाटर बहुत हाई अमाउंट में चाहिए रहता है, साथ ही साथ ये वाटर को पल्यूट भी करता है। तो ये से कुछ कंसर्न्स भी हैं। आपको हो सकता है यूपीएससी ये पूछ ले सिन गैस क्या होता है, उससे कंपोजिशन बताइए। ये पूछ सकता है कोल गैसिफिकेशन में क्या चीज़ होती है, या ये भी पूछ सकता है बेनिफिट्स और चैलेंजेस क्या क्या है। वो हो सकता है वो कंफ्यूज कर दे, ये बोल दे कि वाटर बहुत ही एफिशिएंटली यूज होता है इन द कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस। तो अभी हमने देखा नहीं, वो एक चैलेंज है कि बहुत ज़्यादा वाटर यूसेज इस पर्टिकुलर प्रोसेस में होता है, तो वो एक पर्टिकुलर चैलेंज है कोल गैसिफिकेशन में। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बेनिफिट्स क्या है, चैलेंजेस क्या है रिगार्डिंग योर कोल गैसिफिकेशन। देन द नेक्स्ट इज योर फूड फोर्टिफिकेशन। आखिरकार फूड फोर्टिफिकेशन क्या चीज़ होती है कि किसी भी फूड प्रोडक्ट में जो न्यूट्रिएंट्स है उसके कैपेसिटी को और एनहांस करना बाय एडिंग मोर विटामिन, मोर मिनरल्स। तो ये चीज़ होती है आपकी फूड फोर्टिफिकेशन में। फूड फोर्टिफिकेशन के कुछ बेनिफिट्स हैं। यूपीएससी ने पिछले प्रीलिम्स में एक बार ये क्वेश्चन पूछ भी लिया है और उसमें उसने इस तरीके से कंफ्यूज किया है कि जब हम फूड फोर्टिफिकेशन करते हैं तो जो फूड की कैरेक्टरिस्टिक है, फूड प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, फॉर एग्जांपल लाइक उसकी स्मेल या उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर लिखा गया कि डज नॉट ऑल्टर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फूड। जब आप इसके बेनिफिट्स को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि ये एक सेफ मेथड है। दूसरा, किसी भी प्रकार के फूड हैबिट्स में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। थर्ड, बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेबल है। फोर्थ, कि ये किसी भी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड को चेंज नहीं करता है। यूपीएससी ने पिछले प्रीलिम्स में यहीं पे कंफ्यूज किया था कि इट ऑल्टर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फूड। देन फिफ्थ इज बहुत जल्दी त्वरित रूप में इसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है एंड द मेथड इज कॉस्ट इफेक्टिव। देन हर गोबिंद खुराना, देखिए इस समय 2022 में जब का ये करंट अफेयर्स चल रहा है, तब उस साल 100th एनिवर्सरी मनाई जा रही थी हर गोबिंद खुराना की। तो ऐसे में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कि आखिरकार हर गोबिंद खुराना है कौन और इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो देखिए, इन्हें मेडिसिन के अंतर्गत नोबेल अवार्ड मिला हुआ है। नोबेल अवार्ड किस लिए मिला हुआ है? क्योंकि इन्होंने डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स, उसके अंतर्गत रिसर्च की थी। इंडियन गवर्नमेंट ने भी इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। तो हो सकता है आपको बोलते हैं कि पद्मश्री से सम्मानित किया या पद्म भूषण से सम्मानित किया है, तो आपको पता रहना चाहिए नहीं, पद्म विभूषण मिला हुआ है। और नोबेल अवार्ड मेडिसिन के अंतर्गत हर गोबिंद खुराना को मिला हुआ है। देन द नेक्स्ट इज योर पाम संडे। आखिरकार ये है क्या चीज पाम संडे? इट्स अ क्रिश्चियन फेस्टिवल, बस इतना पता रहना चाहिए, दैट्स इट। देन सीमा दर्शन प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, किसके द्वारा लागू किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्यों लागू किया गया है? ताकि टूरिस्ट जो हैं वो बॉर्डर रीजन्स पर जाकर ये देख सके कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे देश की हैं, बीएसएफ, दैट इज योर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, वन ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, तो बीएसएफ किस तरीके से कार्य करती हैं, तो उसे दर्शाने के लिए, उनकी महत्ता को दर्शाने के लिए सीमा दर्शन प्रोजेक्ट को लेकर आया गया है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, किसने लागू किया? एमएचए ने। किसके लिए लागू किया गया है? ताकि जो हमारे जो भी हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, तटवर्ती इलाके, स्पेशली बॉर्डर रीजन्स, वहां पर जाकर बीएसएफ कैसे कार्य करते हैं उसे देख सके। तो किस फोर्स के लिए लागू किया गया है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थे रिगार्डिंग योर सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। द नेक्स्ट इज योर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, कंसेप्ट रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक्स। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है? एक टूल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, ताकि अगर लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज्यादा है तो उसे एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन ये याद रखिएगा, कोलैटरल के बिना, यहाँ पर कोलैटरल की जरूरत नहीं होती है। दिस इज अगेन अनदर इन्फॉर्मेशन। थर्डली, रेपो रेट से ये 25 बेसिस पॉइंट्स कम होगा। दिस इज अनदर इन्फॉर्मेशन। तो रेपो रेट से कितना कम होगा, क्या कोलैटरल की जरूरत होती है या नहीं होती, इससे क्या काम किया जाता है, दीज आर ऑल द इन्फॉर्मेशन और सब टॉपिक्स रिगार्डिंग स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक है एमपीलैड स्कीम। एमपीलैड स्कीम का पहला जो इन्फॉर्मेशन वो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मॉस्पी। देन लॉन्च इन 1993। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फुल्ली फंडेड होती है। देन
जो MP लैड स्कीम है उसमें एनुअली 5 करोड़ रुपीज दिए जाते हैं और ग्रांट इन एड के रूप में दिए जाते हैं. देन द स्कीम इज नॉन लैप्सेबल. अनदर इन्फॉर्मेशन, ये नॉन लैप्सेबल होती है ये स्कीम. अनदर थिंग इज दैट जो फंड्स होंगे वो ग्रांट्स के रूप में तो मिलेंगे लेकिन सीधा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को मिलेंगे, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास सीधा फंड जाएंगे. और जो MPs होते हैं वो क्या करेंगे, वो रिकमेंड कर सकते हैं कि क्या प्रोजेक्ट बनाया जाए, क्या प्रोजेक्ट नहीं बनाया जाए. सिमिलरली हर वर्ष एटलीस्ट 10% ऑफ द प्रोजेक्ट उसको इंस्पेक्ट करना रहता है. ठीक है, तो यूपीएससी ने पिछले बार ये कंफ्यूज करवाया था यहीं पर देकर कि 10% है या कुछ और फिगर है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में. तो आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये पता होना चाहिए 10% इज द फिगर, कि जितना उसे फिर से एक बार इंस्पेक्ट करना रहता है हर वर्ष, हर ईयर. देन रिकमेंडेशन ऑफ द वर्क्स. आखिरकार अगर एक लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वर्क को रिकमेंड कर सकता है. अगर राज्यसभा का MP है तो वो कहाँ पर वर्क रिकमेंड कर सकेगा, पूरे स्टेट के अंतर्गत. और अगर एक नॉमिनेटेड मेंबर है तो वो पूरे इंडिया में कहीं पर भी वर्क को रिकमेंड कर सकता है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, लगभग 10 to 11 इन्फॉर्मेशन है MP लैड स्कीम के बारे में, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट इज दलित बंधु स्कीम. कौन सी स्टेट के द्वारा ये चीज लागू की गई है? सो इट इज योर तेलंगाना. द नेक्स्ट इज योर गिलगिट बाल्टिस्तान. आपको यहाँ पर यह पता रहना चाहिए कि कितनी कंट्रीज इसके बॉर्डर को टच करती है. ये कहाँ पर सिचुएटेड है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, वर्तमान समय में पाकिस्तान का इस पर कंट्रोल है. थर्ड, कि ये चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया सबकी बॉर्डर्स को टच करता है. अनदर इन्फॉर्मेशन इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहीं से पास होता हुआ जाता है. सो दीज आर द 4 इन्फॉर्मेशन आपको पता रहना चाहिए रिगार्डिंग गिलगिट बाल्टिस्तान. देन द कोस्टल इरोजन. देखिए इंडिया का जितनी बड़ी कोस्ट है उसका 34% कोस्टल इरोजन से प्रभावित है. दिस इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन. हो सकता है यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर दे और ये बोले मोर देन 50% ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोस्टल इरोजन. तो आपको पता रहना चाहिए नहीं, 34%. सेकेंड, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा हो रहा है कोस्टल इरोजन. थर्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यह है कि सबसे बड़ी कोस्ट किसकी है? दैट इज योर गुजरात. द नेक्स्ट इज ग्रेटर नागालैंड. यूपीएससी ने एक बार प्रीलिम्स में ये चीज पूछ ली है कि ग्रेटर नागालैंड में कौन कौन से इंडिया के स्टेट्स आते हैं. तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश भी है, नागालैंड भी है, देन योर मिजोरम भी है इसके अंतर्गत. इसी तरीके से म्यांमार का भी कुछ पोर्शन ग्रेटर नागालैंड के लिए डिमांड किया जा रहा है. सो ये आपको मैप में यहाँ पर दिखाया गया, जो भी शेडेड पोर्शन है वो ग्रेटर नागालैंड का रीजन है. तो आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्टेट ग्रेटर नागालैंड में इन्वॉल्व है. देन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. हमने अभी सीमा दर्शन प्रोजेक्ट के अंतर्गत देखा था, BSF के लिए वो चीज लेकर आई गई है. BSF एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसे कंट्रोल करती है. आपको यहाँ पर ये चीज पता रहनी चाहिए कि हाल ही में MHA ने BSF का जुरिस्डिक्शन बढ़ाया है. तो राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड असम का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर इंडियन टेरिटरी के अंदर तक पहले BSF 15 किलोमीटर्स तक ऑपरेट करता था. इंडियन टेरिटरी के अंदर तक की मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरनेशनल बॉर्डर्स टू द इंडियन टेरिटरी. उसमें 15 किलोमीटर्स तक की उसकी जुरिस्डिक्शन थी. अब उसे बढ़ाकर 50 किलोमीटर्स कर दिया गया. 50, पहले 15 थी, 15 अब हो गई 50. तो 50 किलोमीटर्स की इनकी जुरिस्डिक्शन बढ़ाई गई है इस 3 स्टेट्स में, दैट इज राजस्थान, असम एंड वेस्ट बंगाल. तो आपको चीज़ें पता रहनी चाहिए. आखिरकार BSF की जुरिस्डिक्शन को वर्तमान समय में बढ़ाया गया तो किस अथॉरिटी ने बढ़ाया? दैट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. हेलिना क्या चीज़ है? हेलीकॉप्टर नाग. इसकी रेंज क्या है? 7 किलोमीटर्स. देन एनहांस्ड पिनाका मार्क 1 रॉकेट सिस्टम, EPRS क्या चीज़ है? हो सकता है यूपीएससी सीधा बोल दे EPRS वॉज देयर इन द न्यूज, वो उसका फुल फॉर्म भी नहीं देगा आपको और आपसे पूछ लेगा व्हाट इज दिस. तो आपको पता रहना चाहिए EPRS इज एनहांस्ड पिनाका मार्क 1 रॉकेट सिस्टम. तो ये एक रॉकेट सिस्टम है, दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड, इसकी रेंज कितनी है? 45 किलोमीटर्स. और पिनाका किसके धनुष को बोला जाता है? तो जो लॉर्ड शिवा है हिंदू रिलीजन के अंतर्गत, उसमें शिव भगवान के धनुष को बोला जाता है पिनाका. देन उइघुर्स, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, पिछले 6-7 सालों से ही ये न्यूज़ में बने हुए हैं. तो आपको ये पता रहना चाहिए कि कहाँ पर पाए, ये किस जगह पर रहते हैं या किस कंट्री से बिलोंग करते हैं. सो दैट इज़ योर चाइना. देन किस प्रोविंस, चाइना में कौन सा प्रोविंस है वो? तो दैट इज़ योर जिनजियांग प्रोविंस.
क्या जिनजियांग प्रोविंस इंडिया की बॉर्डर को टच करता है? सो दैट इज यस। कौन कौन सी अदर कंट्रीज को जिनजियांग प्रोविंस टच करता है? कजाकिस्तान इज देयर, पाकिस्तान इज देयर, मंगोलिया इज देयर, इवन सम पार्ट ऑफ रशिया इज ऑल्सो देयर। तो आपको चीज़ें पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग योर उइगुर्स। आपको ये भी पता रहना चाहिए कि चाइना जो एंटायर कंट्री है, जिनजियांग प्रोविंस उसके नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आता है। तो हो सकता है यूपीएससी आपको ये कंफ्यूज कर दे, वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आता है जिनजियांग प्रोविंस। तो आपको पता रहना चाहिए कि नहीं, इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ चाइना। देन व्हाट इज फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स? देखिए, फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स ऐसे व्हीकल्स हैं जो कि गैसोलिन यानी कि पेट्रोल और साथ ही साथ ब्लेंडेड फॉर्म ऑफ पेट्रोल में भी वर्क करेंगे। तो यहाँ पर इंजन को कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, चाहे आप पेट्रोल डालिए या चाहे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डालिए, जिस पर वर्तमान सरकार इस समय काम कर रही है, दोनों में ही एफिशिएंटली काम करेगा। सो वेदर यू आर ब्रिंगिंग अ ब्लेंडेड पेट्रोल और अ नॉन ब्लेंडेड पेट्रोल, फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल विल वर्क इन बोथ ऑफ देम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप में क्या डिफरेंस है। ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। देखिए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हाल ही में लॉन्च किया गया है और हबल स्पेस टेलीस्कोप को 1990s के डेकेड में लॉन्च किया गया था। दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड, आपको ये पता रहना चाहिए कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बहुत पावरफुल है। 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स की जो भी इंफॉर्मेशन है, 13.5 बिलियन ईयर्स की जो भी इंफॉर्मेशन है, जब से हमारा यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था आफ्टर द बिग बैंग, वो सारी इंफॉर्मेशन वो देख सकता है। वेयर एज इन द केस ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप वो केवल 12.5 बिलियन ईयर्स तक की इंफॉर्मेशन को ही रिकॉर्ड कर सकता है। सो दिस इज अनदर डिफरेंस। थर्ड, जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो लेग्रांजियन पॉइंट पर सिचुएटेड है, जबकि हबल स्पेस टेलीस्कोप हमारा लो अर्थ ऑर्बिट में ही सिचुएटेड है। अनदर डिफरेंस इज कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड एंड नियर इंफ्रारेड इन दोनों ही लाइट्स में देख सकता है। Whereas in the case of Hubble Space Telescope वो विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, नियर इंफ्रारेड, इन सभी लाइट्स के अंतर्गत देख सकता है। सो दिस इज द डिफरेंस रिगार्डिंग योर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एंड हबल स्पेस टेलीस्कोप। ध्यान से पढ़ लीजिएगा इनके डिफरेंसेस को, क्योंकि हाल ही में 2022 के मेंस एग्जामिनेशन में यूपीएससी ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में चीजें पूछी और बाकी सारे टेलीस्कोप से वो कैसे डिफरेंट है ये भी पूछा था। देन व्हाट इज गोलन हाइट्स? गोलन हाइट्स देखिए, सीरिया, इजराइल, ये दोनों ही इस पर अपने अधिकार को लेकर लड़ रहे हैं। पहले ये सीरिया में हुआ करता था, आजकल इजराइल के कब्जे में है। तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए गोलन हाइट्स क्या चीज है और कहां पर सिचुएटेड है। तोलका पीआर, तोलका पीआर देखिए आर्ट एंड कल्चर से संबंधित एक टॉपिक है। संगमेरा में इसे लिखा गया था। तोलका पीएम ऑथर का नाम है जिन्होंने तोलका पीआर नाम की किताब लिखी थी। तोलका पीआर क्या चीज है? ये ग्रामर से रिलेटेड बुक है, लेकिन साथ ही साथ इसमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस एज वेल एज पॉलिटिकल कंडीशंस उस समय की क्या चीजें थी वो सब का भी डिस्क्रिप्शन इसमें मिलता है। देन वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम किसने लागू किया है? दैट इज योर नीति आयोग। और किस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत इसे लागू किया गया है? दैट इज योर अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग ने इंप्लीमेंट किया, अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत इंप्लीमेंट किया गया है। और क्या इसके ऑब्जेक्टिव है? इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि जो इंडिया के लैंग्वेजेस है, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन को बढ़ावा देना, रिसर्च को बढ़ावा देना। देन जलियांवाला बाग मैसेकर, ये आपका टॉपिक है हिस्ट्री से रिलेटेड। 103 ईयर्स 2022 में हुए हैं जलियांवाला बाग मैसेकर को, हत्याकांड को। दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकेंड इज योर सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल, इनका अरेस्ट हुआ था उस समय, और उसी के प्रोटेस्ट को लेकर जलियांवाला बाग में मीटिंग हो रही थी, सम्मेलन हो रहा था। ठीक है, तो किसके अरेस्ट हुआ था? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। उनका अरेस्ट क्यों किया गया था? क्योंकि वो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस। हो सकता है यूपीएससी आपको यहाँ पर ये कंफ्यूज कर दे, वो केवल ये लिखे कि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को अरेस्ट इसलिए किया गया था क्योंकि वो किसी और चीज में इन्वॉल्व थे या वो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि नहीं, दे वर एक्चुअली फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड दैट्स व्हाई दे वर अरेस्टेड, इसलिए उन्हें अरेस्ट किया गया था। देन साथ ही साथ रोलेट एक्ट का इंप्लीमेंटेशन हो रहा था, तो उसके भी प्रोटेस्ट में जलियांवाला बाग में सम्मेलन हो रहा था। ब्रिगेडियर का नाम जरूर याद रख लीजिएगा, ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। ये पूरा नाम याद रखिएगा कि क्या नाम है, क्योंकि कई बार यूपीएससी यही पूरे नाम से आपको कंफ्यूज कर सकता है। वो केवल लिख देगा
मतलब वो नाम कुछ और बदल देगा और डायर एंड में लग देगा, तो आपको बस इतना याद रहेगा कि हाँ कोई जनरल डायर थे, उन्होंने किया था। तो अगर नाम बदल गया, हो सकता है रेगिनाल्ड की जगह उन्होंने कोई और नाम दे दिया और आखिरी में सरनेम डायर ही है, तो आप सही करके आ जाएंगे, लेकिन होगा एक्चुअल में वो चीज़ गलत, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और यूपीएससी ने प्रीलिम्स में एक बार ऐसी चीज़ कर चुकी है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा नाम याद रखिएगा कि रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। ज़्यादा कुछ है नहीं, 3 वर्ड्स ही आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसे ही द बचर ऑफ अमृतसर कहा जाता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी हत्याकांड के बाद अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी, नाइटहुड को उन्होंने वापस कर दिया था, और गांधी जी ने केसर हिंद को लौटाया था। तो ये दोनों बात याद रखिएगा। एंड 1992 में क्या हुआ था, रोलेट एक्ट को वापस ले लिया गया था। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर जलियांवाला बाग मैसेकर। देन बिरसा मुंडा, अगेन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर हिस्ट्री। बिरसा मुंडा मुंडा रिबेलियन से जुड़े हुए हैं, दैट इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। सेकेंड इन्फॉर्मेशन, ट्राइबल रिवोल्ट था मुंडा रिबेलियन। थर्ड, किसके अगेंस्ट में था, दैट इज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ये याद रखिएगा। फोर्थ, बिरसा मुंडा ने बिरसैत नामक एक पंथ चलाया था, एक धर्म की स्थापना की थी बिरसैत, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये चीज़ कही थी कि जितने भी सुपरस्टिशन या अंधविश्वास है उसे हटाया जाए और एक ही भगवान की, एक ईश्वर की पूजा की जाए। तो ये आपको याद रखना कि बिरसैत है क्या। देन इनके रिवोल्ट को उलगुलन भी कहा जाता है, ये भी इंफॉर्मेशन है। देन इन्हें धरती अब्बा के नाम से भी जाना जाता है, बिरसा मुंडा को। और मुंडा रेबेलियन के बाद छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को पास किया गया था, जिसमें ये चीज़ कही गई थी कि कोई भी लैंड जो ट्राइबल्स की है उसे नॉन ट्राइबल्स को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो एक प्रकार की जीत ही थी मुंडा रेबेलियन की। तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए, व्हाट इज बिरसा मुंडा, हु इज बिरसा मुंडा एंड व्हाट इज मुंडा रेबेलियन। देन द नेक्स्ट इज योर जूलियस नायरेरे। देखिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में उजमा आइडियोलॉजी को डिस्कस किया था, मन की बात में इसका जिक्र किया था। तो आपको ये पता रहना चाहिए व्हाट इज उजमा आइडियोलॉजी और ये किसने दी थी। तो जूलियस नायरेरे के द्वारा ये दी गई थी। वे तंजानिया के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे तंजानिया के। उजमा आइडियोलॉजी क्या बोलती है कि फ्रैटर्निटी, ब्रदरहुड, कलेक्टिव फ्रैटर्निटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। और वो कौन थे, एंटी कॉलोनियल एक्टिविस्ट थे। तो आपको ये चीज़ें पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग जूलियस नायरेरे। देन राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान क्या चीज़ है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान जो हमारे पंचायत है उनको सशक्त बनाने के लिए, एम्पावर्ड बनाने के लिए इस योजना को लेकर आया गया है। कब लाया गया था, 2018-19 में। हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने यह फैसला लिया है कि इसे 2025-26 तक संचालित किया जाएगा। तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए। हो सकता है यूपीएससी यहाँ पर ये बोल दे कि ये जो स्कीम है वो डिसबैंडेड हो गई है, खत्म कर दी गई है। तो आपको पता रहना चाहिए कि नहीं, 2025-26 तक बढ़ा दी गई है। देन द नेक्स्ट इज योर स्वनिधि से समृद्धि। आखिरकार क्या ये योजना है, किसने लागू की है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये संचालित की है, दैट इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, अनदर इन्फॉर्मेशन। और यूपीएससी ये बोल सकते हैं कि पूरे इंडिया में लागू कर दी गई है। आपको पता रहना चाहिए नहीं, 125 सिटीज में ही लागू की गई है। अनदर इन्फॉर्मेशन, किसके लिए लागू की गई है, जो भी हमारे रेडी वाले होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनके लिए ये संचालित की जा रही है स्वनिधि से समृद्धि। इसमें डिफरेंट स्कीम्स का समायोजन है, एक साथ कलेक्टिवली डिफरेंट स्कीम्स को लेकर आया गया है। 8 डिफरेंट स्कीम्स है। तो आपको ये पता रहनी चाहिए कौन कौन सी स्कीम्स है, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, कौन कौन से डिफरेंट स्कीम्स है, देख लीजिएगा एक बार मोटे मोटे तौर पर कि कौन कौन सी योजना इसमें शामिल है। देन ग्लोबल विंड रिपोर्ट, कौन लागू करता है ग्लोबल विंड रिपोर्ट या कौन जारी करता है, दैट इज योर ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। इंट्रांस 2 देखते हैं क्या है। देखिए इंट्रांस 2 एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, दिस इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हो सकता है यूपीएससी सीधा बोलते हैं इंट्रांस 2 वॉज देयर इन द न्यूज, व्हाट इट इज। तो पता रहना चाहिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का नाम है। कौन लागू कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी। एंड एक और इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड, कॉस्मिक सॉफ्टवेयर। अब कॉस्मिक जैसे हम नाम सुनते हैं हमें लगता है कि अरे ये कॉस्मॉस से रिलेटेड होगा या फिर यूनिवर्स से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, लेकिन कॉस्मिक सॉफ्टवेयर किससे रिलेटेड है, आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से ही। इसका नाम है कॉमन स्मार्ट आईओटी, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्टिव सॉफ्टवेयर। तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए कॉस्मिक सॉफ्टवेयर क्या है, इंट्रांस 2 क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री लागू कर रही है, किस सेक्टर के लिए लागू किया जा रहा है। ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड विथ योर इंट्रांस 2। देन द नेक्स्ट इज योर पेटेंट फाइलिंग्स इन इंडिया। देखिए पेटेंट फाइलिंग्स वर्तमान समय में एक बहुत ही आश्चर्यचकित चीज़ हुई है पेटेंट फाइलिंग्स को लेकर।
इंडिया के डोमेस्टिक पेटेंट फाइलिंग्स 11 सालों में, पिछले 11 सालों में सबसे ज़्यादा बढ़कर इस साल पेटेंट फाइलिंग सबसे ज़्यादा हुई है डोमेस्टिक मार्केट के अंतर्गत एज कंपेयर टू योर इंटरनेशनल मार्केट। यानी कि इंटरनेशनल अरीना में जितनी हम लोग पेटेंट फाइल करते हैं उससे ज़्यादा हम लोगों ने पेटेंट फाइल डोमेस्टिक अरीना में की है, इंडिया में की है। सो दिस इज हिस्टोरिक मूवमेंट स्पेशली फॉर इंडिया रिगार्डिंग योर पेटेंट फाइलिंग्स। सेकेंड, अगर हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है वो वर्तमान समय में 46th है इन 2021 एज कम्पेयर टू 81st इन 2015-16। तो काफ़ी बड़ा जंप है, 35 पोजीशंस का जंप है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा पेटेंट फाइलिंग्स में क्या नई इन्फॉर्मेशन आई है। देन द काम सिस्टम, क्या सिस्टम है आखिरकार काम सिस्टम? हो सकता है यूपीएससी बोल दे द वर्ड काम वॉज देयर इन द न्यूज़, इट इज रिलेटेड टू हेल्थ या फिर डिफेंस या फिर स्पेस सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरीके से 4 ऑप्शन फ्रेम कर दे। आपको पता रहना चाहिए काम सिस्टम एक डिफेंस से रिलेटेड एक इक्विपमेंट है, बस इतना ही पता रहेगा बहुत है, इससे ज़्यादा इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है रिगार्डिंग योर काम सिस्टम। द नेक्स्ट इज योर वाघा ऑफ गुजरात। देखिए वाघा ऑफ गुजरात किस चीज़ से रिलेटेड है? जो अभी हमने सीमा दर्शन प्रोजेक्ट देखा था रिसेंटली, उसी से रिलेटेड है वाघा ऑफ गुजरात। कौन से प्लेस को कहा जाता है वाघा ऑफ गुजरात? सो इट इज़ योर नादा बेट। नादा बेट किसके बीच में बॉर्डर बनाता है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और नादा बेट में कौन सी फोर्स तैनात है? दैट इज योर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सीमा दर्शन प्रोजेक्ट से रिलेटेड थी, तो यहाँ पर भी आपका फिर से सीमा दर्शन प्रोजेक्ट रिवाइज हो रहा है। देन स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए कौन निकालता है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स? इट इज़ योर नीति आयोग, दैट इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। सेकेंड, हाल के SECI इंडेक्स में, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में गुजरात, केरला एंड पंजाब ने टॉप रैंकिंग हासिल की है। द नेक्स्ट इज योर वर्टिकल एंगेजमेंट एंड पार्टनरशिप प्रोग्राम, दैट इज VEPP। किससे रिलेटेड है? 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है आपका VEPP प्रोग्राम, दैट इज द फर्स्ट थिंग। किसने लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। फीचर्स क्या है 5G के? या आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मोटे मोटे तौर में सारी चीज़ें पढ़ ली होगी, फिर भी जानने के लिए समझ लीजिए कि लेटेंसी यहाँ पर कम होती है 5G में, और मिलीमीटर बैंड में ये ऑपरेट होता है। तो आपको पता रहना चाहिए मिलीमीटर बैंड में ये ऑपरेट होता है। 30 to 300 गीगाहर्ट्ज के अंतर्गत इसका ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है, और 3 बैंड्स में ये काम करता है, लो, मीडियम एंड हाई फ्रिक्वेंसी सिस्टम। देन योर 2+2 डायलॉग। 2+2 डायलॉग में कौन कौन से मिनिस्टर्स शामिल होते हैं? वन इज योर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, सेकेंड वन इज योर डिफेंस मिनिस्टर। दिस इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। कितनी कंट्रीज के साथ इंडिया के 2+2 डायलॉग है? तो 4 देश हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड रशिया। सबसे पहले इंडिया ने किसके साथ 2+2 डायलॉग स्थापित किया था? सो दैट इज योर यूनाइटेड स्टेट्स। द नेक्स्ट इज योर सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, CARA। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जैसे ही नाम समझ में आ रहा है कि एक एडॉप्शन एजेंसी है, यानी कि अगर इंडियन पेरेंट्स को या NRIs को भी, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बोल रहा हूँ, NRIs को भी यदि इंडिया में आकर एडॉप्शन करना है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है CARA में। दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड इन्फॉर्मेशन आपको ये पता रहनी चाहिए किसके अंतर्गत आता है? सो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये पता रहना चाहिए। थर्ड, हेग कन्वेंशन जो कि एडॉप्शन से रिलेटेड है, उसके लिए भी ये नोडल अथॉरिटी है CARA, ये थर्ड इन्फॉर्मेशन। फोर्थ, किस एक्ट के अंतर्गत, किस कानून के अंतर्गत भारतीय पेरेंट्स जो हैं वो एडॉप्शन कर सकते हैं, भारतीय कपल्स, इंडियन कपल्स या NRI कपल्स अडॉप्ट कर सकते हैं? सो दैट इज योर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एज वेल एज गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट ऑफ 1890। इसके अंतर्गत एडॉप्शन प्रोसेस दर्शाई गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कैसे कौन सा कपल अडॉप्ट कर सकता है? फर्स्ट वन इज कि बोथ पेरेंट्स जो हैं, यानी माता और पिता दोनों का कंसेंट अनिवार्य होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट वन। ऐसा नहीं कि केवल पिता का कंसेंट है, माता का कंसेंट नहीं है, माता का कंसेंट है, पिता का कंसेंट नहीं है तो अडॉप्शन हो जाएगा, नहीं, दोनों का कंसेंट अनिवार्य है, फर्स्ट वन। सेकेंड, अगर सिंगल फीमेल पेरेंट है तो वो किसी भी चाइल्ड को, यानी कि गर्ल चाइल्ड या बॉय चाइल्ड अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन अगर सिंगल मेल पेरेंट है तो वो गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते। अनदर थिंग इज दैट कि एटलीस्ट 2 साल हो गए हों शादी को, तभी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अनदर इन्फॉर्मेशन इज कि जो मिनिमम एज डिफरेंस होना चाहिए पेरेंट्स और अडॉप्टेड चाइल्ड का, वो 25 ईयर्स होना चाहिए। और साथ ही साथ कि अगर एक कपल के 3
या 3 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उन्हें एडॉप्शन करने के लिए नहीं दिया जाएगा, एक्सेप्ट अगर वो किसी डिसेबल्ड चाइल्ड या दिव्यांग बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो दीज आर द एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ध्यान से पढ़ लीजिएगा कौन कौन से कपल्स या कौन से पेरेंट्स अडॉप्ट कर सकते हैं इंडिया में रिगार्डिंग CARA। देन PM पोषण, ये मिड डे मील स्कीम का ही रिन्यूड फॉर्म है। PM पोषण पहले मिड डे मील स्कीम के रूप में जाना जाता था, PM पोषण के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। सेकेंड, कब लागू किया गया था? 1995 में। थर्ड, सबसे पहले कौन सा स्टेट PM पोषण या मिड डे मील स्कीम को लेकर आया था? मिड डे मील स्कीम कहना बेहतर होगा। तो इट वॉज तमिलनाडु विच स्टार्टेड मिड डे मील स्कीम ड्यूरिंग 1920 डेकेड। तो आपको पता रहना चाहिए किस स्टेट से हम प्रेरित हुए एज अ कंट्री टू स्टार्ट मिड डे मील इन द एंटायर नेशन। तो तमिलनाडु वॉज द स्टेट। देन किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? सो इट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ HRD। देन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इसे लीगल मैंडेट प्रदान करता है, यानी कि जो मिड डे मील स्कीम है वो लीगली मैंडेटेड है फ्रॉम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। कितना प्रोटीन देना पड़ेगा, क्या प्रावधान है? तो कैलोरी रिक्वायरमेंट्स ये है कि अगर प्राइमरी ग्रेड के चिल्ड्रन है तो 450 कैलोरीज देनी पड़ेगी और 12 ग्राम प्रोटीन्स देना पड़ेगा। और अगर अपर प्राइमरी ग्रेड के चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, तो उन्हें 700 कैलोरीज दी जाएगी और 20 ग्राम प्रोटीन। कौन सी क्लास तक इसमें इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत? सो दैट इज योर अप टू क्लास 8th। द नेक्स्ट इज योर ज्योतिराव फुले, इंफॉर्मेशन रिलेटेड विथ योर हिस्ट्री। देखिए, ज्योतिराव फुले ने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर विधवाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। साथ ही साथ नारी शिक्षा, महिला शिक्षा के लिए भी उन्होंने काफ़ी जोरदार रूप में कार्य किया था। तो उन्होंने फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स की स्थापना की थी पुणे में, भीड़ेवाड़ा के नाम से। देन सत्यशोधक समाज की भी स्थापना उन्होंने की थी। इसी तरीके से उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह या गृह की स्थापना भी की थी। महात्मा का जो टाइटल है, महात्मा ज्योतिराव फुले जो हम बोलते हैं, या इनके नाम से उन्हें जाना जाता है, महात्मा के नाम से, तो वो टाइटल उन्हें किसने दिया था? तो दैट इज योर विठल राव कृष्ण जी वाडेकर। तो आपको चीज़ें पता रहनी चाहिए। साथ ही साथ ज्योतिराव फुले ने कुछ लिटरेचर भी लिखे थे, जैसे कि तृतीय रत्न, गुलामगिरी और कुछ अन्य लिटरेचर जिसके नाम आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिए गए हैं। इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज्योतिराव फुले। सो कैसा लगा आज का करंट अफेयर्स? आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ट्रिक यही है कि आपको यही चीज़ें बार बार रिवाइज करनी है, किसी और जगह पर या बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ ना करें, एक पर्टिकुलर सोर्स से स्टिक रहें, उसे बार बार रिवाइज करें। यही ट्रिक है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे के करंट अफेयर्स, साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू।